हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे टॉपिक्स को लेकर के आज हम हाजिर हैं। मौर्य वंश जैसा कि हमारे इतिहास के टॉपिक्स में चल रहा है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बातें चल रही हैं। इसने मौर्य वंश की स्थापना किया था चाणक्य की सहायता से। तो चाहे तो मित्रों इस चीज को हम बहुत लंबा खींच सकते हैं, लेकिन चाहे तो गागर में सागर पिरोने वाली बात भी हो सकती है। छोटे छोटे शब्दों के द्वारा अधिक व्याख्या की जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि आप सबको बस बहुत ज्यादा ब्यौरा बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी ऐसे तथ्यात्मक चीजें बताई जाए जो आपके काम की है, जिससे आपका ज्ञान विस्तृत हो जाए। और कहते नहीं को सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। तो मेरा उद्देश्य है कि आपको मूल तत्व की बातें बताई जाए, जिससे आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, कंपटीशन फेस कर जाए। बहुत ज्यादा ब्यौरेबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो मौर्य वंश को हम लेके चल रहे हैं मित्रों, और मौर्य वंश को बहुत जल्दी खत्म करने का प्रयास है। आप लगे रहें, डटे रहें, हमारे हिस्ट्री के टॉपिक्स को आप पढ़ते रहें। यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हों या प्रवक्ता डाले हुए हों हिस्ट्री से, दोनों के लिए लाभदायक है। टीजीटी का एग्जाम दे रहे हों, हिस्ट्री पॉलिटिक्स जो भी है, तो टीजीटी, पीजीटी और हायर एजुकेशन तथा यूजीसी नेट, इन सब के लिए ये इतिहास ही अत्यंत लाभकारी होने वाला है। और 100% बता रहा हूं, अगर 80+% से कम मार्क्स आ जाए तो आप हमसे कमेंट पर लिखिएगा। ये मेरा वादा रहा, चैलेंज रहा हिस्ट्री में स्पेशली। बाकी तो हमारे सब्जेक्ट और भी हैं, मैथ है, रीजनिंग है, पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक बात, दूसरी चीज, हम उन समस्त छात्र छात्राओं से भी थोड़ा सा अपेक्षा करेंगे, उम्मीद करेंगे। अभी सीटेट का जो है कल परसों में आंसर की आई है, तो जो भी स्टूडेंट्स अपने मार्क्स की क्राइटेरिया को पार कर गए हैं उनको भी बधाई, और जो थोड़ा बहुत बॉर्डर पे रुक गए हैं वो भी निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि चलते रहना ही विजय का पहला सोपान होता है। अपने अंदर ये इंफीरियरिटी की फीलिंग्स ना आने दें, लगे रहे, निश्चित रूप से बॉर्डर्स को क्रॉस कर जाएंगे। कहीं चूक हो गई, कहीं कोई 1-2-4 क्वेश्चन की मिस्टेक हो गई है, उसमें घबराने की बात नहीं है। तो हम कहेंगे कि आप लोग अस्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, शिक्षा में, पढ़ाई में तल्लीन रहे। आइए देखते हैं मौर्य वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। तो मित्रों, हमने आपसे बताया था चंद्रगुप्त मौर्य चूंकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देता है चाणक्य की सहायता से। विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य उसका पुरोहित भी है, प्रधानमंत्री भी है। और यहां पर देखते हैं तो हमने अपने पिछले वीडियो में बताए हुए हैं आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की ये जो योजना थी कि संपूर्ण भारत को एक छत्र, एक सूत्र में बांध दिया जाए, जिससे कोई फॉरेनर, कोई विदेशी आक्रांता भारत में प्रवेश ना कर सके। तो इस उद्देश्य से इन्होंने संपूर्ण भारत को जीतने का प्रयास किया है मित्रों। और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो फ्लूटार्क यूनानी इतिहासकार है, जिसने लिखा भी है कि फ्लूटार्क ने 6 लाख चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेनाओं को लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला, अर्थात इसने संपूर्ण भारत की विजय प्राप्त कर लिया था, फ्लूटार्क कहता है। तो इससे साबित होता है, और इनकी विजयों के बारे में भी बहुत सारे अभिलेखिक साक्ष्य हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों के बारे में बताते हैं, जो हमको अशोक के अभिलेखों से पता चलता है। तो इसमें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे महास्थान अभिलेख है जो बंगाल विजय की तरफ संकेत करता है। अहनानूर और मुरनानूर जो तमिल ग्रंथ हैं, ये साउथ की विजय की तरफ दर्शाते हैं, दक्षिण भारत की विजय की तरफ संकेत करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। तो मित्रों, यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत से भारत में प्रवेश किया था,
क्योंकि उसके पहले ईरानी आक्रमण हुआ था, तो ईरानी आक्रमण से प्रेरित होकर के यूनानी आक्रांता सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर कहते हैं, वो भी भारत में प्रवेश किया और भारत में लगभग भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को जीतता हुआ यहाँ पहुंच गया था ब्यास नदी तट तक। तो आप समझ रहे हैं कि ब्यास के बाद, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ मगध में नंद वंश का शासन चल रहा था, 19 महीने तक वो सिकंदर भारत में रहा और अंततोगत्वा क्या होता है कि उस सिकंदर की सेनाएं भारत के आंतरिक भागों में जाने से इनकार कर देती है। सिकंदर को वापसी का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। जब वापसी करता है तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जानते समय वो अपने क्षत्रपों को यहाँ का शासक नियुक्त करते हुए जाता है। कुछ इसने उपनिवेश भी स्थापित कर लिए थे, निकैया है, बुकाफेला है और अराकोशिया है, इस ढंग के कुछ उपनिवेश भी इसने स्थापित कर दिए थे। तो उसी में अब आप देखें, बेबीलोन का शासक है, इसके जाने के बाद मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस अपने मन में ये सोच रहा है, इरादे बना रहा है कि जो कार्य सिकंदर ने नहीं कर सका। सिकंदर के बारे में स्मिथ लिखते हैं कि वो सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह वापस हो गया, भारत अपरिवर्तित रहा। सिकंदर ने भारत में 19 महीने का समय व्यतीत किया था, किंतु उसके आक्रमणों से भारत अपरिवर्तित रहा, ऐसा स्मिथ का मानना है। किंतु जाते समय, हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव पड़ा, किसी न किसी क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, व्यापारिक मार्गों की खोज हो गई, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, ये बात आपको याद रखना है। तो सिकंदर या अलेक्जेंडर के वापस जाने के बाद, चूंकि वो जाते समय अपने क्षत्रपों को यहाँ पर नियुक्त करते हुए चला गया, क्षत्रपी प्रणाली की शुरुआत भी सिकंदर के द्वारा होगी यूनानी पद्धति में। तो उसी में बेबीलोनिया का जो क्षत्रप है सेल्यूकस, उसके मन में ये बात आई कि जो कार्य सिकंदर नहीं कर सका उस कार्य को हम करें, उस कार्य को हम करें। तो अर्थात संपूर्ण भारत की विजय प्राप्त कर ले, संपूर्ण भारत की विजय प्राप्त कर ले। इस उद्देश्य से उसने 305 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर दिया और उसका परिणाम यह होता है मित्रों कि उस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हो जाता है और संधि करने के लिए बाध्य हो जाता है। क्योंकि उसको यह पता नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य इस समय एक शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति का विस्तार कर चुके हैं और मजबूत लोकतंत्र, मजबूत राजतंत्र की स्थापना कर चुके हैं। और उसका परिणाम यह हुआ कि सेल्यूकस पराजित हुआ, उसको संधि करनी पड़ी। संधि के तहत कुछ बातें हैं, उनको आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह हेलेना, सेल्यूकस की एक पुत्री थी हेलेना, याद रखना है, इसका विवाह इसने चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया मित्रों, याद रखना है। हमारे ख्याल से ये पहला इंटरनेशनल मैरिज होगा, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस ने कर दिया, ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है, ये आपको ध्यान में रखना है। और विवाह से प्रसन्न होकर के इसने कुछ 500 हाथियों को सेल्यूकस को उपहार में दिया था। ये प्रकार से बातें हो गई, यहाँ उपहार में ये पाएंगे। इसके साथ ही साथ सेल्यूकस ने हेलेना के शादी के बाद, विवाह के पश्चात एरिया, जिसको हेरात कहते हैं, अराकोसिया कंधार कहते हैं और जेड्रोसिया मकरान कहते हैं, पेरिपेनिसडाई काबुल कहते हैं, इन सारे प्रदेशों को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को वापस कर दिया, दे दिया। तो इस तरीके से सेल्यूकस पराजित हो गया और सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन हो गया। साथ ही साथ यहीं से एक प्रणाली चालू होगी जिसको कहते हैं राजदूत प्रणाली, राजदूत प्रणाली, ये बात याद रखना है। और इसने सेल्यूकस ने मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम है मित्रों इंडिका, इस पर हम एक अलग टॉपिक बनाएंगे, उस पर आपसे चर्चा करेंगे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर के भारत आता है और राजदूती प्रणाली की शुरुआत होती है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह आप देख रहे हैं। इस तरीके से हमने आपको बताया। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ज्यादा समय लेते हुए नहीं, अल्प समय में यह कार्य हम करना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी हिस्ट्री को कवर करना चाहेंगे। बस लगे रहे, डटे रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में तल्लीन रहे। धन्यवाद।